बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एनिमल फिजियोलॉजी का मसल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली हम थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, मैकेनिज्म्स को पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले तो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म जो है ये किसने प्रपोज किया था? A.F. हग्सले, H.E. हग्सले एंड जे हैंसन ने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में बताया था। लेट्स ड्रॉ अ सार्कोमियर। सबसे पहले आपने सार्कोमियर की ये डायग्राम बनानी है। अब इस डायग्राम को पहले आपने समझना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप जब भी ये डायग्राम बनाएंगे तो आप हमेशा एक ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करेंगे ताकि आपको पहचान हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो ब्लैक कलर से मैंने लाइन ड्रा की है ये क्या है? ये है Z, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है ये क्या है? ये एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि एक्टिन फिलामेंट बेसिकली हम कहते हैं कि ये थिनर फिलामेंट होते हैं, जबकि मायोसिन फिलामेंट की अगर बात करें तो मायोसिन फिलामेंट हम कहते हैं कि ये थिकर फिलामेंट है। तो ये जो ब्लू से आपको बॉक्सेस टाइप नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये एक्टिन फिलामेंट है। और ये जो रेड नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये मायोसिन फिलामेंट हैं, ठीक है। एक्टिन बेसिकली आपने थोड़े से थिनर बनाने हैं और मायोसिन थोड़े से थिकर बनाने हैं। अब एक्टिन जो है बेसिकली एक साइड से जो है वो फ्री है। यहाँ पे आप लोग देखें एक साइड से ये फ्री है और दूसरी साइड पे जो है ना ये मायोसिन की साइड पे, यानी कि एक साइड पे ये फ्री होता है, दूसरी साइड पे ये मायोसिन के साथ अटैच्ड है। अब ये हो गया एक्टिन और मायोसिन। और ये हमारे पास अब आपको दरमियान में एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। ये जो डॉटेड लाइन है बेसिकली ये क्या है? ये एम लाइन कहलाती है, जिसे मायोमेसिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? ये जो हमारे पास मायोसिन है इनको कनेक्ट करती है। तो ये अभी तक हमने यहाँ पर 4 चीज़ों को डिस्कस किया है। ये जो ब्लैक लाइन है ये बेसिकली क्या है? ये Z है, ठीक है, जिसे हम सार्कोमियर कह रहे हैं। उसके अलावा ये जो ब्लू में नज़र आ रहा है ये एक्टिन फिलामेंट है और ये जो रेड में नज़र आ रहे हैं ये है मायोसिन फिलामेंट। और ये जो दरमियान में डॉटेड लाइन है ये क्या कहलाती है? मायोमेसिन या एम लाइन जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 और चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं A बैंड और H बैंड। अब आपने A बैंड और H बैंड को इस तरह से याद रखना है कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से ये जो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन का जो पूरा पोर्शन है बेसिकली ये क्या कहलाता है? ये A बैंड कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये जो बेसिकली M जो है M यानी कि मायोसिन फिलामेंट, इसका जो पूरा पोर्शन है वो क्या कहलाता है? A बैंड कहलाता है। जबकि A बैंड के दरमियान में आप देखें एक और जो है वो बैंड है जिसका नाम है H बैंड। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमने कहा कि कंप्लीट जो हमारे पास ये मायोसिन फिलामेंट है इसे तो हमने कह दिया A बैंड। अब इसके दरमियान में जस्ट ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है H बैंड। तो अब यहाँ पे 2 बैंड्स हो गए, A बैंड और H बैंड, और दूसरा हमने एक M लाइन को डिस्कस किया है, एक्टिन और मायोसिन को डिस्कस किया है। तो ये हमारा पूरा सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बन गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो क्रॉस ब्रिज है ये अभी नहीं हमने बनाना, ठीक है, ये बाद में इसको बनाना है। ये जस्ट मैंने वैसे ही इस डायग्राम में बनाया है। ये अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो हम किस टाइम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सार्कोमियर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सार्कोमियर। सार्कोमियर हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर, यानी कि जो मसल फाइबर है उसका जो स्ट्रक्चरल, उसका जो फंक्शनल और जो कंट्रक्टाइल यूनिट है बेसिकली वो हम कहते हैं कि वो सार्कोमियर कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इस तरह से याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि व्हेन मसल रिसीव्स स्टिमुलस, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि एक मसल है वो स्टिमुलस को रिसीव करता है, ठीक है। जब मसल स्टिमुलस को रिसीव करता है तो एक जंक्शन बनता है और वो जंक्शन क्या कहलाता है? वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमने कहा कि इम्पल्स ऑफ स्टिमुलस इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। बेसिकली न्यूरोमस्कुलर न्यूरोट्रांसमीटर हम इसको एक ही बात कह रहे हैं कि इम्पल्स जो है, यानी कि
क्या किया है कि इम्पल्स ऑफ स्टिमुलस इज़ रिसीव्ड, कि हमने कहा कि मसल ने एक स्टिमुलस को रिसीव किया है, एक इम्पल्स को रिसीव किया है, किसकी फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में रिसीव किया है। अब जब वो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में जो है किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है कोई भी मसल, तो उसके नतीजे में एक केमिकल रिएक्शन होता है, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज्ड होते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन रिलीज्ड होंगे फ्रॉम टी ट्यूबुलिन एंड दिस कैल्शियम आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन। बेसिकली क्या होता है कि ये टी ट्यूबुलिन है, ठीक है, यहाँ से कैल्शियम आयन जो है वो क्या होंगे, रिलीज़ होंगे। कैल्शियम आयन कब रिलीज़ हुए हैं, उस टाइम रिलीज़ हुए हैं जब किसी भी मसल को कोई स्टिमुलस मिला, अब उनके दरमियान में एक जंक्शन बना जो क्या कहला रहा है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो किसकी फॉर्म में है, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में है। ठीक है, अब जब वो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में हमने कहा कि उसने स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, तो एक केमिकल रिएक्शन होगा, जो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो टी ट्यूबुलिन से कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं, और फिर वो कैल्शियम आयन आगे जाके बाइंड करते हैं किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक मसल फाइबर है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक मसल फाइबर है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक्सॉन एंड बल्ब कहलाता है। ठीक है, एक्सॉन, ये जो इस तरह से नज़र आ रहा है ये क्या कहलाता है, एक्सॉन एंड बल्ब कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। बेसिकली ये मसल फाइबर और ये बेसिकली ये जो एक्सॉन एंड बल्ब है ये क्या है, यहाँ से स्टिमुलस रिसीव होगा। वो स्टिमुलस यहाँ से, ये जो एरो है इसका मतलब है कि इसने इस मसल फाइबर के अंदर एक स्टिमुलस रिलीज़ किया है न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, और फिर ये जो हमने कहा है कि एक मसल के साथ जो है हमने कहा कि मसल रिसीव स्टिमुलस, मसल ने एक स्टिमुलस को रिसीव किया है। स्टिमुलस को कहाँ से रिसीव किया है, इस एक्सॉन एंड बल्ब के साथ, एक्सॉन एंड बल्ब से। ठीक है, अब जब उसने वो रिसीव कर लिया है तो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और बेसिकली इसके दरमियान में और इसके दरमियान में जो जंक्शन बना है वो क्या कहलाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ कि क्या हुआ है कि एक मसल फाइबर है, अभी हमारे पास क्या है, ये एक एक्सॉन एंड बल्ब है, यहाँ से स्टिमुलस को रिसीव करना है मसल ने, और वो स्टिमुलस एक्सॉन एंड बल्ब से निकलेगा जो किसकी फॉर्म में होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो एक्सॉन एंड बल्ब और मसल फाइबर के दरमियान में जो जंक्शन बना है वो क्या कहलाता है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलें, यहाँ तक ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब हमने कहा कि कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ है तो उसके बाद कैल्शियम ने रिलीज़ होना है टी ट्यूबुलिन से, और फिर उस कैल्शियम ने आगे बाइंड करना है ट्रोपोनिन से। तो ये भी अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह से होगा। व्हेन ट्रोपोनिन इज रिमूव्ड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली हमने कहा, जैसे जो हमने पीछे बात की है, हमने इस पे कहा है कि कैल्शियम जब रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है कि वो कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर देते हैं। जब वो कैल्शियम जाके किसी भी ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन के साथ जाके बाइंड करते हैं तो वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। वो किस तरह से रिमूव होंगे, अब ये हमारे पास ये वही एक्टिन और मायोसिन है जो हमने सार्कोमियर के डायग्राम में देखा था। अब आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं उनको याद रखना है कि ये हमारे पास, जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास एक्टिन है और एक हमने कहा एक हमारे पास जो है वो मायोसिन है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो एक्टिन और मायोसिन है इनके दरमियान में ये जो आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, इस तरह से, ये क्या है, ये क्रॉस ब्रिजेज़ हैं। ठीक है, ये जो आपको दरमियान में ये नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये क्रॉस ब्रिजेस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉस ब्रिज पहले नहीं थे लेकिन अब वो क्रॉस ब्रिज बन गए हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट जो मैंने आपको डायग्राम बनाई थी ये वाली, इसमें मैंने यहाँ पे देखे क्रॉस ब्रिज शो किए हैं। बेसिकली पहले ये डायग्राम सिंपल आपने बनानी है, उसके बाद जब ये सारे स्टेप्स आपने डिस्कस कर लेने हैं देन उसके बाद आपने क्रॉस ब्रिजेस को दरमियान में बनाना है। ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस पहले नहीं थे, बाद में कैसे बन गए। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो एक्टिन है और जो हमारे पास मायोसिन है इनके दरमियान में एक ब्रिज बनेगा। ठीक है, जो इस एक्टिन और मायोसिन को जोड़ेगा, जो क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रिज कहलाता है। अब इस क्रॉस ब्रिज की हम बात करें तो ये वाली जो इसकी ये वाली जो साइड है ना, ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल होती है। ये दोनों पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इसको हिंज बोलते हैं। यानी कि क्रॉस ब्रिज का ये वाला जो हिस्सा जो फ्लेक्सिबल है तो ये क्या कहलाता है, ये हिंज कहलाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो अब क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन मैंने आपको बता दिया है। क्रॉस ब्रिज क्यों बना कि जब
वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। जब स्टिमुलस रिसीव हुआ उसके बाद हमने बात की है कि स्टिमुलस रिसीव हो गया किसकी फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में। तो फिर कैल्शियम रिलीज़ हुए थे, कैल्शियम रिलीज़ हुए तो उन्होंने जाकर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कर दिया, और जब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ कैल्शियम ने आके बाइंड किया तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन वहाँ से रिमूव हो गए। अब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रिमूव कैसे हो गए, अब ये चीज़ हम समझ लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये हमने बना लिया, ये एक क्या है, ये मायोसिन है, और ये हमारे पास क्या है, ये एक एक्टिन है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो एक्टिन है ना, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक आपको गोल नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, ये एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिन फिलामेंट पे ये एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। ये एक्टिव साइट्स ना ब्लॉक्ड हुई होती हैं, क्योंकि यहाँ पे होते हैं, ये बेसिकली होती हैं इस तरह से एक्टिव साइट्स, इस तरह से। ये ना यहाँ पे ये ब्लॉक हुई हुई होती है। ब्लॉक किसने किया होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने ब्लॉक किया होता है। अब होता क्या है कि जो ट्रोपोनिन है ना, इसने इसको ब्लॉक किया हुआ है एक्टिन की एक्टिव साइट को। अब जैसे ही कैल्शियम आयन आता है, कैल्शियम आयन रिलीज़ हुआ, वो क्या करेगा, जो कैल्शियम आयन है ना उसकी अफिनिटी इस ट्रोपोनिन के साथ, यानी कि कैल्शियम आयन की अफिनिटी इस ट्रोपोनिन के साथ बहुत हाई होती है, ठीक है। जैसे ही वो कैल्शियम के साथ ये ट्रोपोनिन बाइंड करता है तो ये क्या हो जाएंगे, ये ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पे ये एक्टिव साइट पे जगह जो है ये खाली रह जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक्टिन फिलामेंट है एक्टिव साइट बट दीज आर ब्लॉक्ड विद ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एज सून एज कैल्शियम आयन आर रिलीज्ड, एंड देन ट्रोपोनिन हैव हाई अफिनिटी विद कैल्शियम, ट्रोपोनिन बाइंड विद कैल्शियम, नो एक्टिव साइट्स आर फ्री। अब आपको समझ आ गई होगी कि कैल्शियम आयन के साथ जो है वो ट्रोपोनिन जब बाइंड कर जाता है तो यहाँ पे जो एक्टिव साइट थी, ये जो हमने बात की कि इस तरह से ये एक्टिव साइट थी, ये अब फ्री हो गई हैं। अब जब ये एक्टिव साइट्स फ्री हो गई हैं तो क्या होता है कि ये जो मायोसिन का हेड है ना, वो यहाँ पे आके इस तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास एक्टिन और ये मायोसिन। अब यहाँ पे क्या होगा कि मायोसिन का जो हेड है ना, जब अभी यहाँ पे ये फ्री नहीं है, अभी यहाँ पे ट्रोपोनिन है, लेकिन जैसे जैसे मैंने भी आपको बताया है, यहाँ पे जब ये एक्टिव साइट फ्री हो जाएंगी तो ये हेड यहाँ पर आके इन एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएंगे, और जब एक्टिव ये जो एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट फ्री होंगी और मायोसिन का हेड उस एक्टिन की एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ेगा तो एक ब्रिज बनेगा, जो क्या कहलाएगा, जो क्रॉस ब्रिज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये एक्टिव साइट आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एक्टिव साइट्स हैं जिनके अंदर ये हेड जो हैं वो फिक्स्ड हैं, और यहाँ पे जो बेसिकली ब्रिज बना है वो क्या बना है, वो क्रॉस ब्रिज बना है। अब मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आती तो आप दोबारा से वीडियो देखें ताकि आपको ये जो है क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ठीक है। अब आगे बताया हुआ है कि 1 ATP इज़ हाइड्रोलाइज्ड। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक ATP है, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज होता है। जब वो हाइड्रोलाइज होता है ATP का मालिक्यूल, ठीक है, जो हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो हाइड्रोलाइज होता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब एनर्जी रिलीज़ होती है, यहाँ पे 2 फॉर्म्स में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। जो एनर्जी का एक पार्ट है वो क्या करेगा, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड टू मेक एक्टिन एंड मायोसिन ब्रिज। एक जो यानी कि साथ हम कह रहे हैं कि ATP जो है वो हाइड्रोलाइज भी हो रही है। अब जो ATP है ना वो 2 फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ कर रही है। जो उसका एक फॉर्म है, एक जो पार्ट है वो एक्टिन और मायोसिन के दरमियान में जो ब्रिज बना है, क्रॉस ब्रिज, उसको बनाने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि ये एक्टिन और मायोसिन के दरमियान में जो ब्रिज है, इसको बनाने में भी ATP ने हेल्प की है। उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है एनर्जी का, वो क्या किस लिए यूज़ होगा कि सेकंड पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड बाय एक्टिन हेड टू गेट पावर स्ट्रोक। बेसिकली पावर स्ट्रोक क्या है कि जो सेकंड पार्ट है, एक तो हमने उस ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल कर दिया, अब जो दूसरा पार्ट है एनर्जी का वो किस लिए इस्तेमाल होगा, वो हेड को, यानी कि हमने कहा है कि एक्टिन हेड टू गेट पावर स्ट्रोक के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब व्हाट इज़ द पावर स्ट्रोक, अब पावर स्ट्रोक को समझने की ज़रूरत है। तो पावर स्ट्रोक क्या है कि हम कहते हैं कि बेसिकली पावर स्ट्रोक में होता क्या है कि एक्टिन पुल्ड इनवर्ड, जो एक्टिन है ना वो अंदर की तरफ जो है वो पुल्ड होगा, अंदर की तरफ वो खींचेगा, ठीक है। जब वो अंदर की तरफ खींचेगा तो जो बॉन्ड इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा, और फिर ये जो मायोसिन है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और मायोसिन का जो हेड है वो यहाँ से फ्री होकर दोबारा से अपनी इस तरह वाली असली हालत में आ जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है पावर स्ट्रोक। बेसिकली
क्या होता है कि दूसरी जो एनर्जी का मॉलिक्यूल है वो हम क्या कह रहे हैं कि क्या होता है कि उससे एक्टिन जो है वो अंदर की तरफ पुल होगा। जब एक्टिन जो है वो इनवर्ट पुल्ड होगा तो उससे जो बॉन्ड बना हुआ था, जो क्रॉस ब्रिज था, वो ब्रेक हो जाएगा। जब वो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा तो मायोसिन जो है ना वो अपने हेड को वहाँ से रिलीज़ कर देगा एक्टिन की एक्टिव साइड से और दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है पावर स्ट्रोक। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारे पास जो हेड था ना, अगर हम कहते हैं कि मैं भी आपको दोबारा समझाती हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगेन दोबारा से क्या होगा कि फिर दोबारा से एटीपी यूज्ड होगी, फिर एक्टिन और जो मायोसिन का ब्रिज है वो बनेगा, दोबारा से पावर स्ट्रोक होगी, फिर मायोसिन अपना हेड रिलीज़ करेगा, देन अगेन फिर एटीपी यूज़ होगी, फिर ब्रिज बनेगा, फिर पावर स्ट्रोक होगी। तो ये सारा इस तरह से काम होता रहता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे ये डायग्राम की मदद से हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। जो हमारी स्लाइडिंग थ्योरी है या स्लाइडिंग मैकेनिज़्म है बेसिकली, कि इसको स्लाइडिंग मैकेनिज़्म हम इसलिए कह रहे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज़्म इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पावर स्ट्रोक होती है। पावर स्ट्रोक में क्या है कि इसका जो एक्टिन है वो थोड़ा सा अपनी जगह से स्लाइड करके अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि पहले हम कहते हैं कि ये एक एक्टिन, इसकी पोजीशन ये थी। अब पावर स्ट्रोक की वजह से ये जो एक्टिन था ना ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ चला गया है। ठीक है, तो ये जो ये हमारे पास पहले ये था, अब ये आ गया, तो ये जो अंदर की तरफ इसकी स्लाइडिंग हुई है ये बेसिकली कहलाती है पावर स्ट्रोक। तो फिर अब ऑब्वियस सी बात है, जो इसका हेड है वो पहले अगर यहाँ था तो उसने भी मूव करके इधर जाना है। तो ये वाली जो स्लाइड हुआ है कि वो अंदर की तरफ एक्टिन जो है वो स्लाइड हुआ है, तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है स्लाइडिंग मैकेनिज़्म, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज़्म। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक डायग्राम है, जो पूरा प्रोसेस हम इससे समझ लेते हैं कि हमने कहा कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये जेड लाइन है। ब्लू से जो है वो आपको एक्टिन दिखाई दे रहा है, रेड से जो है ये मायोसिन है। इसके दरमियान में जो ये मैंने ब्लू डॉट लगाए हुए हैं ये बेसिकली ये क्या है, ये हमने कहा कि एक्टिव साइट्स हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये ब्लैक से आपको नज़र आ रहा है ये हेड है। अब यहाँ पे हेड जो है वो एक्टिन की एक्टिव साइड के साथ जो है वो उसने ब्रिज नहीं बनाया हुआ, तो इसका जो हेड है ना वो रिलैक्स फॉर्म में है। ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो जब इसका मायोसिन का हेड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होगा तो उसे हम कहते हैं कि उस टाइम जो मसल है वो रिलैक्स्ड है। फिर सेकंड पॉइंट पे हमने कहा कि स्टिमुलस रिसीव होता है। ठीक है, कैल्शियम आयन जो हैं वो क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो हमने बात की थी, देन जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज़ होते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं तो एक्टिन की एक्टिव साइड फ्री हो जाती है और यहाँ पे देखें यहाँ पे ये ब्रिज बन गया। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बन गया। देन तीसरे पॉइंट पे हमने बात करनी है कि जो पावर स्ट्रोक की, अब एनर्जी की हमने बात की कि एक एनर्जी जो है वो हमने क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल कर ली। सेकंड जो एनर्जी की बात की है वो ये है कि हेड जो है वो क्या करेगा, वो पावर स्ट्रोक करेगा। पावर स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी नॉर्मल पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जो एक्टिन का मॉलिक्यूल है वो इनसाइड जो है वो पुल करेगा। फिर जब वो इनसाइड पुल करेगा तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये क्या कहलाती है, पावर स्ट्रोक कहलाती है। ठीक है, अब पावर स्ट्रोक भी होती है और इसमें होती है एक रिकवरी स्ट्रोक। अब रिकवरी स्ट्रोक किस टाइम होती है कि अभी जब एटीपी मिल रहा था, एनर्जी मिल रही थी तो पावर स्ट्रोक हो रहा था। ठीक है, लेकिन जब एटीपी जो है नहीं मिल रही, एटीपी फिनिश हो जाएगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जब एटीपी नहीं होगी तो हेड जो है वो अपनी जगह से डिटैच हो जाएगा और दोबारा से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। एक्टिन की एक्टिव साइड से निकल के जो है वो डिटैच होगा और दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है रिकवरी स्ट्रोक। बेसिकली पावर स्ट्रोक में एटीपी थी, हेड जो है वो एक्टिन की एक्टिव साइट में क्रॉस ब्रिज बना रहा था, लेकिन अगर एटीपी फिनिश्ड हो गई है और हेड जो है वहाँ से वो डिटैच हो गया है और दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया है, तो इसको कहा जाता है कि ये रिकवरी स्ट्रोक कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखें कि पावर स्ट्रोक में एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये यहाँ पे देखें कि जब वो थोड़ा सा अंदर की तरफ पुल होता है ना, जो हमने बात की कि वो जो एक्टिन का मॉलिक्यूल है, एक्टिन फिलामेंट बेसिकली वो अंदर की तरफ पुल होता है। तो पहले ये वाला जो हमारे पास था ये इस तरह से था हेड। ठीक है, जब वो अंदर की तरफ पुल होता है ना तो इसकी पोजीशन जो है वो इस तरह से हो जाती है। ये नॉर्मल पोजीशन थी, ये पोजीशन जब वो अंदर की तरफ पुल हुआ है पावर स्ट्रोक में तो उसकी हेड की पोजीशन ये वाली हो जाती है। तो ये भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि ये तो मैंने अब आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज़्म दोबारा से एक दफ़ा बता दिया है, ये डायग्राम्स आपने साथ साथ बनानी है। ठीक है, अब आगे बताया हुआ है कि व्हेन एक्टिन मूव इनवर्ड जेड लाइन आल्सो बीन
पुल्ड इनवर्ड। अब क्या हुआ है कि जब एक्टिन का मॉलिक्यूल अंदर की तरफ इनवर्ड जो है वो मूव करता है तो ये जो जेड लाइन है ना ये भी अंदर की तरफ साथ साथ पुल होती जाती है। बेसिकली सार्कोमियर हम किसको कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन। सार्कोमियर की एक और डेफिनेशन भी है कि डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस इज नोन एज सार्कोमियर। अब जाहिर सी बात है एक्टिन अंदर की तरफ पुल हो रहा है तो ये जो हमारे पास जेड लाइन है ये भी अंदर की तरफ पुल होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये अंदर की तरफ पुल होगी तो जो सार्कोमियर है ना वो स्मॉल होता जाएगा। अब इस सार्कोमियर के हमने कहा कि ये स्मॉल होता जाएगा जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्टिन है ये अंदर की तरफ पुल हो रहा है, जेड लाइन जो है ये भी हम कह रहे हैं स्मॉल हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये भी अंदर की तरफ पुल हो रही है जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज। बेसिकली हमने कहा कि सार्कोमियर बिकम स्मॉलर या लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज, आप इनमें से कोई भी लाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा जो मेन कैलकुलेशन क्या है कि हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म में देखा कि हमारे जो लेंथ है सार्कोमियर की वो भी डिक्रीज़ हुई और दूसरा जो एच बैंड है वो भी डिक्रीज़ हुआ। एच बैंड क्या, ये जो हमने बात की थी यहाँ पे कि ये बेसिकली हमने बात की थी कि ये एक्टिन है दोनों, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, एच बैंड कहलाती है, ठीक है। ये जो है ये एच बैंड है तो ये भी साथ साथ डिक्रीज़ होगा, लेकिन जो ए बैंड है ना वो सेम रहेगा। ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि जो एच बैंड है वो डिक्रीज़ होगा लेकिन जो ए बैंड है वो सेम रहेगा, जबकि जो सार्कोमियर की लेंथ है वो भी डिक्रीज़ होगी। तो ये बेसिकली जो है ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज़्म है कि इसमें एक्टिन जो है वो इनवर्ड पुल होता है, जिसे हमने पावर स्ट्रोक की बात की है, ठीक है, जिसकी वजह से जेड लाइन जो है यानी कि जो सार्कोमियर है वो भी क्या होता है, वो भी डिक्रीज़ होता है और एच बैंड जो है वो भी डिक्रीज़ होता है, जबकि ए बैंड जो है वो सेम रहता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट mechanism।